हम लोगों ने कैपेसिटर में स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर यहाँ तक कर लिया था। आगे हम लोग को जो मेन टॉपिक पढ़ना है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ज्यादा मेनली आपको इस चैप्टर में ही पढ़ना है। इसको स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक टॉपिक रह गया है, शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू आइसोलेटेड कंडक्टर। अगर दो कंडक्टर काफी दूर पे अलग अलग रखे गए हैं और उनपे चार्जेज हैं और उनको एक वायर के थ्रू क्या कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा जल्दी से देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। शेयरिंग ऑफ चार्ज, शेयरिंग ऑफ चार्जेज between two isolated conductor, two isolated conductors। अगर दो कंडक्टर हमारे पास क्या करें, अलग अलग रखे गए, जैसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, किसी भी शेप का बना लीजिए, ये कंडक्टर है और एक कंडक्टर ये है, ये काफी दूर रखे गए हैं एक दूसरे से, फार डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, फार डिस्टेंस पे है। तो इस पे जो चार्ज होगा उसकी वजह से इसके पोटेंशियल पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, और इस पे जो चार्ज होगा उसकी वजह से इसके पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेट से इस वाले कंडक्टर का जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो C1 है और इसका कैपेसिटेंस कितना है, C2 है। इस पे चार्ज Q1 देने से इसका पोटेंशियल जो है अभी फिलहाल वो V1 है और इसका पोटेंशियल जो है वो कितना है, V2 है। ये इनिशियल सिचुएशन है। अब अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए, लेट से इन दोनों को मैं एक वायर से कनेक्ट कर रहा हूँ, ये स्विच हो गया, स्विच को क्लोज कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों कंडक्टर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग पढ़े हुए हैं, कंडक्टर्स को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो इनिशियली अगर बात करें, ये जो V1 था, V1 की वैल्यू क्या होगी, इसका कैपेसिटेंस C1 है तो V1 की वैल्यू Q1 अपॉन C1, और V2 की बात करेंगे तो V2 की वैल्यू क्या है, Q2 अपॉन C2। फाइनली जब हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे तो इस पे जो चार्ज आ जाएगा हमारे पास, स्विच को क्लोज करने के बाद हमारे पास इसका चार्ज हमारे पास मान लीजिए हो गया Q1 डैश, समझ में आ रहा, और इस पे जो चार्ज हो गया वो कितना हो गया, Q2 डैश। ये चार्जेज हो गए फाइनली, और इसका पोटेंशियल हमारे पास हो गया V1 डैश और इसका पोटेंशियल हो गया V2 डैश। कोई दिक्कत किसी को? फाइनली जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होकर चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा तो हमें पता है फाइनली दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों कंडक्टर जोड़ देंगे तो फाइनल पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। इनिशियली इन पे जो चार्ज था वो कितना था, Q1 प्लस Q2, और फाइनली इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है। तो ये Q1 Q1 डैश तो बराबर नहीं है, Q2 Q2 डैश बराबर नहीं है, लेकिन इनका सम जो है Q1 डैश प्लस Q2 डैश वो किसके बराबर होगा, वो Q1 प्लस Q2 के ही बराबर होगा। समझ में आ रहा, बिकॉज Q1 और Q2 चार्ज ही इधर उधर क्या हुए हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। फाइनली देखते हैं हमारे पास स्विच को क्लोज करने के बाद क्या होगा, फाइनली V1 डैश इक्वल टू V2 डैश, यही होने वाला है। V1 डैश को क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस को तो चार्ज से कोई मतलब नहीं होता है, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस चार्ज या पोटेंशियल से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। कैपेसिटेंस केवल बॉडी के शेप, साइज और जिस इन्वायरमेंट में, जिस मीडियम में वो रखा गया है उन पे डिपेंड करता है। तो अभी इसका पोटेंशियल अगर लिखना हो हम लोग को V1 डैश, तो V1 डैश को क्या लिखेंगे, अभी इस पे चार्ज हो गया है Q1 डैश और इसका कैपेसिटेंस C1, और इसकी बात करेंगे तो कितना लिखेंगे, Q2 डैश और इसका कैपेसिटेंस C2। बस हम लोग को ये Q1 डैश Q2 डैश निकाल देना। फाइनली रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद चार्जेस कितने कितने आए हैं, कुछ नहीं सॉल्व करना है इसको, बस इसको ऐसे लिख ले रहा हूं मैं, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू, इसको इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2। कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ 1 1 जोड़ दीजिए, इसको लिखें तो ये क्या हो गया, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश प्लस 1 इक्वल टू C1 अपॉन C2 प्लस 1 लिख सकते हैं। रीअरेंज करते हैं इसको थोड़ा सा, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश डिवाइडेड बाई Q2 डैश इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो ये C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई C2। तो यहां से क्लियरली देखिए हमारे पास Q2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q2 डैश को इधर भेजिए, बाकी को इधर रीअरेंज कीजिए तो ये टर्म कितना हो जाएगा,
C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। कोई दिक्कत किसी को? और यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं Q1 डैश प्लस Q2 डैश को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो दोनों के ऊपर चार्ज का सम था इनिशियली उसी के बराबर होगा। तो हमारे पास Q2 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइनली चार्ज ऑन कंडक्टर 2 कितना हो जाएगा, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2। कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, याद रखे रहेंगे। काफी आसान है याद रखना आपको। देखो सेकंड वाले पे क्या करना है, सेकंड वाले का कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस दोनों कंडक्टर का इनटू टोटल चार्ज। सिमिलरली अगर हम लोग Q1 डैश को निकालना है, Q1 डैश को क्या लिख सकते हैं, किसी रिलेशन के साथ लिख के रख दीजिए। यहाँ से Q1 डैश को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 डैश। बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितनी हो जाएगी ये वैल्यू, ये हो गया Q1 प्लस Q2 और ये हो जाएगा Q2 डैश। Q2 डैश की वैल्यू कितनी, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2। दोनों में से देखिए कॉमन क्या है, Q1 प्लस Q2 कॉमन है, Q1 प्लस Q2 कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा 1, यहाँ से क्या बच जाएगा ये C2 अपॉन C1 प्लस C2 और कॉमन ले लिया हमने Q1 प्लस Q2। एलसीएम लेंगे तो ये कितना टर्म आएगा, C1 प्लस C2 माइनस C2, C2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या बच गया C1। तो वैल्यू हो गई हमारे पास ये C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2, ये हमारे पास आ गया Q1 डैश। तो अब देखिए ये रिजल्ट भी हमारे लिए आसानी है, इनको याद रखना काफी आसान है। तो फाइनली अगर हम लोग बात करें, दो चार्ज होंगे, रिजल्ट को मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ। दो अगर कंडक्टर है हमारे पास, उनको अगर वायर से कनेक्ट करेंगे, एक का कैपेसिटेंस C1 एक का कैपेसिटेंस C2, तो उनपे चार्ज क्या होंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। चार्ज हमारे पास तब तक फ्लो होते रहेंगे इधर से उधर जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। और फाइनली चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनली कंडक्टर 1 पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज, और कंडक्टर 2 पे फाइनल चार्ज हो जाएगा C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। किसी को इसमें कोई डाउट? रिजल्ट याद रखे रहिएगा, जहां पर भी हमें जरूरत पड़ेगी हम लोग इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब जो कैपेसिटर का हमें पोर्शन स्टार्ट करना है, एक्चुअल में आपको ज्यादातर यही पढ़ना ही है, कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जल्दी से हम लोग कैपेसिटर के की पॉइंट्स को जल्दी जल्दी जो हम लोगों ने पढ़ा है मार्क कर लेते हैं और फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर, दूसरा इसका नाम क्या पढ़ा है हम लोगों ने, कंडेंसर। दूसरा नाम क्या है, कंडेंसर, मार्केट नेम वही है। कैपेसिटर फॉर्मेशन कब होगा, दो प्लेट, दो कंडक्टर, प्लेट कंडक्टर्स को ही अब हम लोग प्लेट बोलना शुरू करेंगे। दो कंडक्टर अगर एक दूसरे के अगल बगल रखे गए हैं, दो कंडक्टर एक दूसरे के अगल बगल रखे जाएंगे और इनके बीच में हमारे पास जो स्पेस है, ये स्पेस किसी नॉन कंडक्टिंग मीडियम से सेपरेटेड हो, मतलब बीच में ये एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी चीज जो नॉन कंडक्टिंग हमारे पास मीडियम हो, जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कुछ वैल्यू होगी, उससे सेपरेट कर दिया जाए इनको। तो ये जो फॉर्मेशन होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, इस केस में इनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट हमारे लिए क्या कहलाएगा, ये अरेंजमेंट कैपेसिटर कहलाएगा। ये हमारा हो जाएगा कंडक्टर 1, ये भी कंडक्टर है, कंडक्टर 1, और इसको बोलेंगे कंडक्टर 2। तो क्लियरली हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर एक कंडक्टर के बगल में दूसरा कंडक्टर रखेंगे तो इनकी चार्ज होल्डिंग, इस सिस्टम की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, ये अरेंजमेंट हमारे लिए कैपेसिटर कहलाएगा, बिकॉज इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी वो कन्फाइंड हो जाएगी और वो एनर्जी हमारे पास पैकेट के फॉर्म में आ जाती है। ये सब डिस्कस हो चुका है। अच्छा, अब ये जो कंडक्टर्स हैं, तो कैपेसिटर एक सिंगल कंडक्टर को नहीं बोलेंगे, ये जो अरेंजमेंट आएगा, ये अरेंजमेंट हमारे लिए क्या है, कैपेसिटर है। और इस बार अब ये जो कैपेसिटर है ना, अब
कैपेसिटर के केस में जो ये दोनों कंडक्टर्स हैं, एक को बोलते हैं, दोनों को प्लेट बोलेंगे। जो हायर पोटेंशियल पे रहेगा उसको हम लोग पॉजिटिव प्लेट बोलेंगे, और जो लोअर पोटेंशियल पे रहेगा उसको हम लोग निगेटिव प्लेट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो अब इनका नाम हम लोग चेंज करेंगे, नाम क्या होगा? प्लेट होगा। और किसी भी मीडियम का कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो भी हम लोग पढ़े हुए हैं, उसको भी समराइज कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कैपेसिटर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कैपेसिटर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, आपको बुक में ज्यादातर इसी तरीके से दिखेगा, कैपेसिटर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर कभी कभी आपको इस तरीके से भी दिखेगा कैपेसिटर का रिप्रेजेंटेशन, ऐसे कैपेसिटर को। ये दोनों चीजें किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये दोनों कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों सिंबल यूज किया जाता है, जो हमारे लिए यूजफुल होता है हम लोग आसानी से उसको यूज करेंगे। अच्छा, कैपेसिटर में ये जो दोनों कंडक्टर्स होंगे, दोनों कंडक्टर्स, इन पे जो चार्जेज होंगे ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। कैपेसिटर की बात करेंगे, इस पे चार्ज अगर क्यू होगा तो इस पे चार्ज कितना होगा? माइनस क्यू। तो कैपेसिटर के जो दोनों प्लेट्स हैं उस पे चार्जेज क्या होंगे? इक्वल एंड अपोजिट, अमाउंट बराबर रहेगा। तो इसकी वजह से यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगी वो यहाँ जाके टर्मिनेट होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में ही क्या हो जाएगी? कंफाइंड हो जाएगी, जिस एनर्जी को हम लोग जब चाहे इंस्टेंटली यूज कर सकते हैं, यानी कि ये कैपेसिटर का फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा, कैपेसिटर के साथ जो फॉर्मूले रिलेटेड होते हैं, फॉर्मूला कौन कौन सा हम लोगों ने पढ़ा? कैपेसिटर के साथ जो फॉर्मूला आएगा, C इक्वल टू, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने की बात करेंगे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कैपेसिटर में? कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला Q इक्वल टू क्या पढ़ा है? CV। तो C की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे? Q बाई V। ये जो फॉर्मूला है इसमें V क्या होगा? V जो होगा दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। अगर ये कैपेसिटर के प्लेट्स हैं, एक का पोटेंशियल में बोल रहा हूँ V1 है, दूसरे का पोटेंशियल V2 है, तो ये जो V लिखा जाएगा इस कैपेसिटर के लिए, इसका कैपेसिटेंस अगर मैं C लिख रहा हूँ तो C इक्वल टू Q बाई V में V जो होगा वो क्या होगा? V जो होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। दोनों प्लेट के बीच का क्या होगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और ये जो Q होगा ये होगा चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट किसको बोलेंगे? जिसका पोटेंशियल क्या है? हाई है, पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो हाइयर पोटेंशियल वाला प्लेट है उसके ऊपर का चार्ज। इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा ना और मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा कुछ टॉपिक पढ़ लें तब। तो हमारे पास ये फॉर्मूला याद रखना है, कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, पढ़े भी हैं हम लोग पहले भी। अगेन कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर जाता है? जो कंडक्टर प्लेट्स हैं उसके शेप साइज पे डिपेंड करेगा, दोनों कंडक्टर के बीच का हमारे पास मीडियम कैसा है इस पे डिपेंड करेगा, उनको कितना सेपरेशन पर रखे हैं इन पे डिपेंड करेगा। और किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज और भी पे डिपेंड नहीं करेगा। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये जो इस फॉर्मूले से C इक्वल टू Q बाई V से, किसी भी कैपेसिटर या कंडक्टर का कैपेसिटेंस की बात करेंगे वो चार्ज से, वो पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट होता है। अगर हम लोग किसी पे भी चार्ज की अमाउंट की वैल्यू क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? उसी अमाउंट में बढ़ जाता है। अगर चार्ज को दुगना करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी दुगना हो जाएगा, लेकिन इस कैपेसिटेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। कैपेसिटेंस केवल किस पे डिपेंड कर जाएगा? ये दोनों जो कंडक्टर्स होंगे इनके बीच में सेपरेशन कितना होगा, इसके बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैसा भरे हैं इन पे डिपेंड करेगा, और इनका शेप साइज कैसा है कंडक्टर्स का इन पे डिपेंड करेगा। इसके ऊपर कितना चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। बिल्कुल इसको आप कोरिलेट करके याद रखना चाहते हैं ना, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में जो क्लास 10th में भी आप पढ़े हैं, क्लास 10th में आपको पढ़ाया जाता था रेसिस्टेंस क्या होता है? V बाई आई। तो आपको ऐसे लग रहा है कि V बढ़ाने से R बढ़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। V बाई आई रेशियो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और जो यहाँ पर भी आपको पढ़ाया गया था Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V वाले में, ये Q इक्वल टू CV आया था, तो C क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? नाम ही इसका कांस्टेंट है, और ये Q और V पे डिपेंड नहीं करता है, इस पे डिपेंडेंसी के पैरामीटर्स अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और यही हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, ये जो नाम है ना, पैरेलल प्लेट या स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल, ये सब जो हम लोग पढ़े हैं, प्लेट के शेप के, मतलब कैपेसिटर का किस तरीके का शेप है ना, इसके अकॉर्डिंग उनका नाम रख दिया जाता है। जैसे अगर ये कंडक्टर्स को ही प्लेट बोल रहे हैं यहाँ पर, कंडक्टर अगर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ये कौन से कैपेसिटर का फॉर्मेशन करेगा, ये स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया। अगर ये दोनों कंडक्टर का शेप हमारे पास कैसा है, सिलिंड्रिकल है, ये अंदर वाला ये बाहर वाला कंडक्टर, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, जो दो कंडक्टर कैपेसिटर्स के होंगे वो एक दूसरे के पैरेलली रखे गए होंगे। पैरेलली मतलब मान लीजिए ये कोई एक सीट है, कंडक्टिंग सीट, और ये कंडक्टिंग सीट, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी गई हैं। इन दोनों प्लेट का एरिया क्या होना चाहिए, एरिया बराबर होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक सीट हो गई कंडक्टिंग सीट, और ये एक कंडक्टिंग सीट, तो ये क्या फॉर्मेशन कर देंगी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। समझ में आ रहा, इनके बीच में जो स्पेस है वो एयर हो सकता है, कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम हो सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये वाला शेप, जैसे अभी आपको हो सकता है ये रेक्टेंगुलर दिख रहा होगा या फिर पैरेललोग्राम शेप का शेप दिख रहा होगा, ये ऐसे भी हो सकता है। जो कंडक्टर का शेप है वो कैसे भी हो सकता है, बस एक दूसरे के कैसे रखे जाए, पैरेलली रखे जाए। अगर दो ये डिस्क टाइप का हम लोग कंडक्टर क्या करें, एक दूसरे के पैरेलल रख दें, समझ में आ रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके बीच में ये सेपरेशन हो गया। और इसके एरिया की बात करें तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, तो बीच का ये मीडियम जो है ये एयर या किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम से भर देंगे, तो हमारे लिए क्या होगा, कैपेसिटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। बिकॉज दोनों कंडक्टर्स, दोनों प्लेट पैरेलल है एक दूसरे के, इसीलिए इस अरेंजमेंट का नाम क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इस अरेंजमेंट को तो बोल दिया हमने कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आसान कैलकुलेशन के लिए मैं जनरली ऐसे ही डायग्राम बना दूंगा, ठीक है, ये डायग्राम बना लिया हमने। अब ये कैपेसिटर का तो फॉर्मेशन हो गया। अब इस कैपेसिटर को अगर हमें चार्ज करना है, कैपेसिटर पे क्या है, इनके फेसिंग सरफेसेस पे इक्वल अपोजिट चार्ज आ जाते हैं, तो ये प्लेट हो गया और ये प्लेट हो गया। चार्ज करने का तरीका दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये कि इसको एक बैटरी से जोड़ दें, और मेजरली हम लोग यही यूज करेंगे। कैपेसिटर को क्या करें, एक बैटरी से जोड़ दें, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, ये बैटरी का सिंबल थोड़ा सा मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था, ये बैटरी का क्या बताएगा, ये निगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसका पोटेंशियल कम और इस वाले प्लेट के बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा। क्लास 10th में भी पढ़ा है आप लोगों ने इसको। और इस टॉपिक के बाद जब हम लोग हीट वाला टॉपिक पढ़ेंगे कैपेसिटर में, वहां पर मैं बैटरी को थोड़ा और ज्यादा ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये जैसे इस तरह से कनेक्ट करेंगे, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल जो है इस प्लेट से पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, पुल करेगा, पॉजिटिव चार्ज को पुल करेगा, और इसको इधर लाके क्या करेगा, इस वाले प्लेट पे लाएगा। इनका नाम रख देते हैं, मान लीजिए इसका नाम है X, इसका नाम है Y। तो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल प्लेट Y से पॉजिटिव चार्ज को पुल करेगा और प्लेट X पे लाके रख देगा। इसके रिवर्स में आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल प्लेट एक्स से इलेक्ट्रॉन को, निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, पुल करेगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, पुल करेगा और प्लेट वाई पे लाके पहुंचा देगा। ये चीज समझ में आ रही है? तो इससे अगर निगेटिव चार्ज पुल होके इस पे जाएंगे तो इस पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और ये निगेटिव चार्ज प्लेट वाई पे इधर से ले जाके पहुंचा देगा, तो जितना इधर से निगेटिव चार्ज पुल किया इधर से ले जाके प्लेट वाई पे पहुंचा देगा, तो जितना इस पे पॉजिटिव उतना इस पे निगेटिव। और रिवर्सली समझना होगा तो ये वाला निगेटिव टर्मिनल बैटरी का इधर से पॉजिटिव चार्ज पुल किया, लेट से क्यू चार्ज पुल किया, और ये क्यू चार्ज क्या करेगा, इस पे पहुंचा दिया, तो इस पे कौन से चार्ज आ जाएंगे, प्लस क्यू चार्ज। और इधर से क्यू चार्ज पुल किया है तो इस पे कितना चार्ज आ गया, माइनस क्यू चार्ज। क्या समझ में आ रहा, इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज, कोई दिक्कत? तो हमारा दोनों प्लेट क्या हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा, दोनों प्लेट के ऊपर हमारे पास चार्ज आ जाएंगे। ये पॉजिटिव प्लेट वाला हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्लेट। कोई दिक्कत किसी को?
और ये चार्जेस जो होंगे ना बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगे, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये बताया भी गया है, मैं दोबारा भी अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये सामने ही आ जाएंगे। तो इस पे कैसा चार्ज, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अच्छा, दूसरा तरीका इसका क्या है, अच्छा कब तक ये होता रहेगा, इधर से ये चार्ज पुल करके इस पे लाएगा, तो देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो इस प्लेट का पोटेंशियल बढ़ेगा, किसी एक से समझते हैं। और ये वाला बैटरी का जो टर्मिनल है ये भी क्या है, पॉजिटिव है। मान लीजिए ये बैटरी 10 वोल्ट की है, कितने वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है। इधर से पॉजिटिव चार्ज पुल करके इस पे लेते आ जा रही है, इस पे क्यू चार्ज, तो इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। इसका पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते मान लीजिए अभी कितना है, बीच का कोई पॉइंट लेते हैं, 4 वोल्ट हुआ है। तो जो भी ये पॉजिटिव चार्ज पुल करके बैटरी, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज इस पे भेजना चाह रही है, तो ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, ये इसको पुल करेगा, भेजेगा, रिपेल करेगा। और ये भी रिपेल करेगा, ये भी अपने पे आने नहीं देगा, लेकिन ये ज्यादा पोटेंशियल है इसका, तो ज्यादा फोर्स से पुल करेगा, तो वापस इस चार्ज को क्या करेगा, प्लेट एक्स पे भेज सकता है। ये बैटरी इस वाले प्लेट पे तब तक चार्ज भेजती रहेगी जब तक कि इसका पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। जैसे इस प्लेट का या फिर दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस इधर से इधर जा रहा, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, तो चार्ज का फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बिकॉज जब दोनों बराबर हो गए हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा, तो चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। ये पढ़ा भी हम लोगों ने। तो ये चार्ज होता रहेगा, फाइनली जब इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। और इसका कैपेसिटेंस अगर मैं सी बोल रहा हूं, इसका कैपेसिटेंस अभी निकालेंगे भी, क्या आएगा, सी बोलेंगे तो ये इस पे क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी इंटू वी, जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है इस प्लेट को चार्ज करने का, एक प्लेट को अर्थ कर दीजिए, एक प्लेट को अर्थ कर दीजिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लेके आना है। एक प्लेट को अर्थ कर दें, तो ये हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाले टॉपिक में इसको पैरेलल प्लेट सिस्टम के अंदर पढ़ा है। अगर किसी एक को भी हम लोग क्या कर दें, अर्थ कर दें, तो इनके आउटर सरफेसेस पे कितने चार्ज आ जाएंगे। अगर बहुत सारे पैरेलल सीट्स, कंडक्टिंग सीट पैरेलली रखी गई हैं और कोई एक अर्थ कर दिया जाए, तो आउटर सरफेसेस पे कितना चार्ज आ जा रहा था, 0। यहाँ पर भी चार्ज कितना, 0, इस पे भी। तो एक को अर्थ कर दें, तो अभी देखिए क्या करेंगे, एक को अर्थ कर दें पैरेलली रख के, और एक को चार्ज क्यू दीजिए, तो टोटल चार्ज इधर कितना, टोटल का आधा, टोटल का आधा नहीं, ये एक अर्थ है तो इधर भी 0 इधर भी 0। अगर ये अर्थ नहीं होता तो चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते, टोटल का आधा इधर, टोटल का आधा इधर। लेकिन कोई एक भी अर्थ होगा तो जो आउटर सरफेसेस हैं पूरे सिस्टम का, आउटर सरफेसेस से चार्ज कितना, 0 0। ये टॉपिक हो चुका है, पहले वाले नोट्स को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, अब इस पे चार्ज क्यू है, इसका कनेक्शन कहीं और से है नहीं, तो ये पूरा चार्ज कहाँ आ जाएगा, ये पूरा चार्ज यहाँ पर, ये चार्ज कितना, क्यू। और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ चार्जेज इंड्यूस होंगे, समझ में आ रहा, ये चार्जेज इधर इंड्यूस होंगे, कितना, -क्यू। और ये प्लेट्स चूंकि सामने सामने रखी गई हैं, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट होगी, ये सब की सब क्या होगी, जाके यहाँ टर्मिनेट होगी। समझ में आ रहा है सबको। दोनों तरीके से जैसे मन करें हम लोग कैपेसिटर को समझ सकते हैं, इसकी चार्जिंग को। अब इसका कैपेसिटेंस अगर निकालना है हम लोग को, मान लीजिए इसके बीच का ये सेपरेशन कितना है, इनके बीच का सेपरेशन d है, और प्लेट एरिया मैं a ले रहा हूं। प्लेट एरिया कितना है, a, ये वाला प्लेट है x और ये वाला प्लेट है y। तो हमें बताना है हमारे पास इसका कैपेसिटेंस क्या है। तो कैपेसिटेंस निकालने का तरीका हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कैपेसिटेंस का, Q/V। यहाँ Q क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट, यानी कि जो प्लेट हायर पोटेंशियल पे है उस पे कितना चार्ज है, डिवाइडेड बाई दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या होगा, यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल दो। कोई एक डायग्राम रहने दे रहा हूं मैं, बाकी मिटा दे रहा हूं। अच्छा, इन दोनों के बीच के में अगर बात करें हम लोग, तो फील्ड की वैल्यू कैसे आ गई है, यूनिफॉर्म। दोनों के बीच में फील्ड की वैल्यू अगर निकालें हम लोग, तो इधर देखिए, इस पे चार्ज डेंसिटी मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ सिग्मा, तो इस पे कितना हो जाएगा, -सिग्मा। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज है, एरिया सेम है। सिग्मा की वैल्यू कितनी, Q/A। कोई दिक्कत। तो इस वाले सीट की वजह से बीच के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर होगी, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इधर ही होगा। तो दोनों के मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें, तो इस सीट की वजह से कितना होगा, σ/2ε0। और इस वाली सीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा, बिकॉज ये नेगेटिव है, तो भी वैल्यू कितनी, σ/2ε0। ओवरऑल कितना, σ/ε0।
सिग्मा की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, कितनी, Q बाई ए, तो ये हो जाएगा Q बाई ए सिग्मा नॉट। समझ में आ रहा है सबको, सॉरी एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए किसका, एक्स और वाई प्लेट के, वी एक्स माइनस वी वाई, यही हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। भी पोटेंशियल डिफरेंस को लिख रहा हूं। यहाँ पर देखिए एक्स से वाई के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इधर फील्ड की डायरेक्शन में जाते हुए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ये वैल्यू कितनी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना होगा दोनों के बीच का, 0 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, ई डी, ये प्लेट का डिफरेंस है दोनों के बीच में, कॉस 0 डिग्री, वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, ई की जगह पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये आ गया हमारे पास क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो जो हमारे पास कैपेसिटेंस हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये वैल्यू कितनी हो जाती है, Q बाई सी। तो Q बाई सी करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी Q बाई भी, जहां भी क्या होगा, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस, और Q क्या होगा, तो जो हायर पोटेंशियल पे प्लेट है उसके ऊपर का चार्ज, तो Q अपॉन वी एक्स माइनस वी वाई। तो ये हो गया Q अपॉन, व्हाट इज वी एक्स माइनस वी वाई, पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू डी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो आप क्लियरली देखिए, क्यू क्यू का टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट एक इधर पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई, कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको ऊपर कर दीजिए, क्यू क्यू कैंसिल आउट कीजिए, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हम लोग क्लियरली देख सकते हैं इसका जो कैपेसिटेंस है, ए और डी, ए और डी क्या है, प्लेट एरिया और ये दोनों के बीच का सेपरेशन, क्या इनको डायमेंशन बोल सकते हैं, डायमेंशन है। और एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, बीच में जो ये मीडियम भरा हुआ है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट है मतलब बीच में मीडियम एयर है। यहाँ कुछ और वैल्यू होती, अलग अलग मीडियम होता तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते, एप्सिलॉन लिखते सीधे। समझ में आ रहा है। तो कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा वो जो कंडक्टर्स का शेप साइज है, उनके सेपरेशन है और बीच का मीडियम है, इसी पे डिपेंड करेगा। तो ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। अच्छा, इसका अगर बीच में मीडियम कुछ अलग भर दिया जाए, बीच वाला जो ये मीडियम है ये किसी अलग मीडियम से भर दिया जाए हमारे पास, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो, तो ये हमारे पास अगर कैपेसिटर है, कैपेसिटर प्लेट हो गई हमारे पास, इन दोनों के बीच में बिल्कुल यही वाला तरीका होता है, बीच में ये जो मीडियम होता है, बीच में ये जो मीडियम, इसका अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी कितना लिखता, एप्सिलॉन आर होता, तो ये सेपरेशन डी और प्लेट एरिया ए भी होता, तो इस बार इसका कैपेसिटेंस लिखते तो कितना लिखते, इसी लिखे हैं, इसका सीरियस लिख देते हैं, सब कुछ वही है, बस मीडियम चेंज कर दिया है। कितना आएगा इस बार, एप्सिलॉन ए बाई डी, एप्सिलॉन को क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन की जगह पर हो गया रिलेटिव परमिटिविटी इनटू फ्री स्पेस की परमिटिविटी, और ये वाला टर्म डी। तो ये ओवरऑल हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू देखें तो कितना हो गया, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को क्या लिखेंगे, पहले वाला कैपेसिटेंस। तो अगर एयर के बदले में अगर बीच के स्पेस को, बीच के मीडियम को किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम से हम लोग रिप्लेस कर दें, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कितना टाइम्स, एप्सिलॉन आर टाइम इंक्रीज हो जाएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस में किसी को कोई डाउट, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। इसके क्वेश्चंस पे बढ़ने के पहले कुछ डेरिवेटिव टॉपिक हैं, डेरिवेशन वाले टॉपिक हैं जो आपको बोर्ड में भी आते हैं, उसको भी देख लेते हैं। उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जानना जरूरी है, बिकॉज डेरिवेशन पता होता है तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है, प्रोसीजर हमें पता होता है। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स की बात करें हमारे पास, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा,
अट्रैक्टिव फोर्स। अगर बीच के मीडियम को छोड़ दिया जाए, अगर एयर रख के छोड़ दिया जाए, तो इनको ये अट्रैक्ट करेगा और लगभग लगभग दोनों को क्या कर देगा, चिपका देगा। तो दोनों के बीच का ना फोर्स पूछा जाता है कभी कभी, फोर्स बिटवीन, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स हमें निकालना है, क्या होगा। तो इधर देखिए, ये मान लीजिए एक प्लेट हो गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और ये दूसरा प्लेट है, दोनों के बीच का सेपरेशन d है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, d है। इसको मान लेते हैं ये प्लेट x है और ये प्लेट y है, दोनों के बीच का ये सेपरेशन d। अभी हमें बताना है, अगर इस पे q चार्ज दे दिया जाए, चार्ज देंगे तभी एनर्जी आएगी हमारे पास, तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये कैपेसिटर का फॉर्मेशन हो गया है, अब चार्ज देंगे तभी क्या होगी, एनर्जी स्टोर करेंगी। इसको अगर q चार्ज दिया जाए, इसको चार्ज दिया जाए, तो ये चार्जेज इधर और इधर, इस समय ये एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो फोर्स हमें निकालना है। तो जितने फोर्स से प्लेट x प्लेट y को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, उतने ही फोर्स से प्लेट y प्लेट x को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये चीज समझ में आ रही है, जितने फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा, उतने ही फोर्स से ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, हमें पता है कि बीच में फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पे चार्ज डेंसिटी अगर मैं कितना लिख रहा हूँ, सिग्मा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो इधर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, माइनस सिग्मा। प्लेट एरिया ए, ये सारी चीजें सिंबल हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, मान के रखेंगे, वही होगा हमारे पास का। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स ऑन प्लेट वाई, फोर्स प्लेट वाई पे कितना लग रहा है अगर देखें, तो इसको, इस पे चार्ज है Q, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या Q इंटू ई लिख सकते हैं, ई टोटल फील्ड, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ई अगर बीच के फील्ड की, यहाँ पर फील्ड की बात करें, दोनों चार्जेस की वजह से, दोनों प्लेट की वजह से लिखोगे तो ये आंसर क्या होगा, तब ये आंसर गलत हो जाएगा। ई अगर नट लिख रहे हो तो, बिकॉज कोई भी बॉडी खुद की फील्ड की वजह से खुद पे फोर्स नहीं लगाएगी, किसी भी चार्ज बॉडी को दूसरे के फील्ड में रखेंगे तब वो फोर्स उस पे लगता है। तो प्लेट वाई पे फोर्स अगर हमें निकालना है, तो प्लेट वाई पे जो चार्ज है, तो प्लेट वाई कैसे इसको लिखेंगे, प्लेट एक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितनी है, प्लेट एक्स की वजह से, और वहां पर ये प्लेट वाई रखा गया है जिसपे चार्ज है माइनस क्यू, तो इस पे फोर्स लगेगा। तो ऐसे लिखोगे तो आंसर गलत होगा। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले तरीका क्या होगा, आपको अगर y पे फोर्स निकालना है तो x की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट x, केवल उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, उसको Ex लिख रहा हूं, कितनी होगी वैल्यू, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि और फील्ड की वैल्यू का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और ये यूनिफॉर्म है हमारे पास। तो प्लेट चार्ज पे यहाँ हर जगह ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा, बिकॉज इनफाइनाइट शीट की तरह का बिहेवियर है, दोनों प्लेट पास पास है, तो हमारे पास फोर्स ऑन प्लेट y बाय द प्लेट x की वजह से y पे जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स को कैसे लिखेंगे, और ये कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव होगा क्या, तो मैं अट्रैक्टिव ही लिख दे रहा हूं, अट्रैक्टिव फोर्स ऑन प्लेट y ड्यू टू प्लेट x, कितनी वैल्यू हो जाएगी, चार्ज ऑन प्लेट y और फील्ड किसका, x का, इलेक्ट्रिक फील्ड x की फील्ड में रखा जाए तो समझ में आ रहा है, वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। q इंटू ex की वैल्यू कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा की बात करें तो चार्ज डेंसिटी है ये प्लेट के ऊपर, तो चार्ज q और प्लेट एरिया a, तो q बाई a है, तो रख दीजिए वैल्यू, ये q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये वैल्यू q बाई a, कितना हो जाएगा ये फोर्स, q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखे रहिएगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, जितना फोर्स प्लेट x प्लेट y पे लगाएगी, उतना ही फोर्स प्लेट y प्लेट x पे लगाएगी। तो फोर्स ऑन प्लेट x
बाई द प्लेट वाई, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इतना ही होगा, और वो भी अट्रैक्टिव फोर्स ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, तो छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं। अगला इसमें हम लोग बढ़ते हैं, एनर्जी स्टोर्ड वाला पूछा जाता है। अगर किसी कैपेसिटर को चार्ज कर दे हम लोग, तो कैपेसिटर के, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो अगला इसमें टॉपिक हम लोग पढ़ रहते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीका देख लेंगे हम लोग। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज कर दें तो हमें बताना है कि उस पे कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। ठीक है, मान लीजिए ये प्लेट है, ये दो प्लेट्स हो गई हमारे पास, नाम कुछ भी रख दीजिए, प्लेट एक्स, प्लेट वाई। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना, डी। और इसको अगर क्यू चार्ज दे दिया जाए, इसको क्यू चार्ज दे दिया जाए, तो अभी इसके पास चार्ज कर दिया जाए तो कितनी एनर्जी, ये प्लस क्यू और इधर कितना, ये माइनस क्यू, कैपिटल में लिख दे रहा हूं मैं। तो अभी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है ना इधर से इधर, इनके बीच में ये कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए दो तरीका है, आपको जो बेहतर लगे उस तरीके से डेराइव कर सकते हैं। पहला तरीका देखते हैं इसको कैलकुलेट कराने का। मान लीजिए पहला तरीका, हमें अभी इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बीच में, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पर एनर्जी आएगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड हो गई है बीच में, यही टोटल एनर्जी हमें निकालनी है कितनी है। और इसका कैपेसिटेंस कितना लिख रहे हैं, कैपेसिटेंस इसका सी, कैपेसिटेंस कितना, सी। समझ में आ रहा, कैपेसिटेंस की बात करेंगे, इसका प्लेट एरिया ए लेना है, तो सी की वैल्यू कितनी, आप साइलेंट नॉट ए बाई डी जहां जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे। ठीक है, पहला तरीका देखिए, प्लेट एक्स को हमें वो अरेंजमेंट बनाना है, ये सिस्टम बनाना है, समझ में आ रहा है ना। प्लेट एक्स को लिया मैंने और इसको फिक्स कर दिया, प्लेट एक्स को फिक्स कर दीजिए, और दोनों को चार्ज दिए रहेंगे, दोनों को चार्ज दिया रहेगा तो एक्चुअल में क्या होगा, प्लेट एक्स को फिक्स कर दिया जाता है और चार्ज दिया जाता है, ये अरेंजमेंट होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों चिपक जाते। अब एक को फिक्स कीजिए और दूसरे को धीरे 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 खींचना शुरू कीजिए, एक को फिक्स रख के दूसरे को खींचना शुरू कीजिए, समझ में आ रहा। और धीरे धीरे इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाइए और खींचिए, और खींचते खींचते दोनों के बीच का सेपरेशन कितना बढ़ा देना है, हमें डी डिस्टेंस तक खींच के लेके जाना है। तो क्लियरली देखिए, अगर प्लेट एक्स प्लेट वाई छोड़ दिया जाए, बीच में एयर है, तो ये लगभग लगभग चिपक जाएंगे। एक को फिक्स रखिए, दूसरे को धीरे धीरे पकड़ के आगे खींचिए, तो एक्सटर्नल फोर्स को यहाँ पर पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, निगेटिव एक्सटर्नल फोर्स लगेगा भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स एनर्जी देगा। अच्छा, हमको इसको खींच के आगे नहीं लेके जाना है, जाके यहाँ पर रोक देना है डी डिस्टेंस पे, तो धीरे धीरे लेके जाएंगे और यहाँ पर रोक देंगे, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होने वाला, धीरे धीरे इसको लेके आगे बढ़ रहा है। तो ये जो भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा, ये क्या करेगा, एनर्जी देगा। ये जो भी पॉजिटिव वर्क करता है वो सिस्टम पे, इस पे पॉजिटिव वर्क कर रहा है तो इसको एनर्जी देगा, कैपेसिटर को एनर्जी देगा, तो कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ेगी। अब पोटेंशियल बढ़ सकती है, काइनेटिक बढ़ सकती है, प्लेट्स के बीच का हमारे पास फाइनली काइनेटिक एनर्जी में ये चेंज होने वाला नहीं है, फाइनली इस प्लेट को यहाँ पर जाके कर देना है, रोक देना है। तो जो भी एनर्जी देगा वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो हमें बस ये निकाल देना है कि इस प्लेट वाई को जीरो डिस्टेंस से लेके डी डिस्टेंस तक खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अच्छा, अभी जो फोर्स लग रहा है इस पे चार्ज अगर क्यू है, तो ये फोर्स अट्रैक्टिव इधर लग रहा है, फोर्स की वैल्यू कितनी, अभी अभी डिराइव किया हम लोगों ने, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a अब साइलेंट नॉट, समझ में आ रहा है। तो ये फोर्स आप क्लियरली देखिए कांस्टेंट है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स भी कैसा लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाना पड़ेगा इसी फोर्स के बराबर, ताकि नेट फोर्स जीरो हो और इसको धीरे 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 आगे हम लोग बढ़ा सके। तो ये फोर्स कांस्टेंट रहेगा, तो इसका वर्क डन हमें निकाल देना है, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन आएगा वही क्या हो जाएगी, इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगी। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा इस प्रोसीजर में, दोनों के बीच का सेपरेशन अगर निकाला जाए, टोटल एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन
एफ डॉट डी आएगा, समझ में आ रहा? एफ की वैल्यू कितनी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और दोनों के बीच ये डिस्प्लेसमेंट डी, एंगल कितना 0 डिग्री, समझ में आ रहा? तो ये एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन आ गया। इसमें देखिए ये क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ये डी को नीचे ले लें तो ये टर्म कितना है एप्सिलॉन नॉट ए, और ये डी नीचे आ जाएगा, इसको नीचे कर दे रहा है। और क्या ये कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर का, प्लेट एरिया ए, सेपरेशन डी, मीडियम अगर एयर मान रहा है तो ये इसका कैपेसिटेंस हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है हमारे पास, इस प्लेट और चार्ज देंगे तो ये चिपके रहेंगे, डी डिस्टेंस तक खींच के इसको सिस्टम को रख दिया जाए तो इतना एक्सटर्नल फोर्स को वर्क डन करना पड़ेगा। ये जो वर्क डन होगा सिस्टम में, यही क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस कैपेसिटर की वो कितनी हो जाएगी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, समझ में आ रहा हो? तो इतनी एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर्ड है। तो किसी कैपेसिटर को अगर क्यू चार्ज से चार्ज कर देंगे, उसका कैपेसिटेंस ही होगा, तो उसके पास इतनी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगी। अच्छा, चार्ज कर दिया गया है तो दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस भी है। अगर मैं बोलूं कि दोनों प्लेट्स के बीच में, प्लेट एक्स और प्लेट वाई के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो अगर v है, vx माइनस vy, ये वैल्यू कितनी है, v है, और इसका कैपेसिटेंस c है, तो q की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, q इक्वल टू होता है c इंटू पोटेंशियल डिफरेंस v। तो क्या q इक्वल टू c भी लिखेंगे, ये वैल्यू रख दीजिए तो एक दूसरा फॉर्म में भी फॉर्मूला आ जाएगा, कितना, q की जगह पर सी वी स्क्वायर अपॉन 2c, ये सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c होगा, एक सी कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर बच गया सी वी स्क्वायर और नीचे बच जाएगा 2। तो कितना आ गया, हाफ सी वी स्क्वायर या सी वी स्क्वायर बाई 2। तो किसी अगर कैपेसिटर को चार्ज कर दें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जिसका कैपेसिटेंस सी है, तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी उसकी वैल्यू कितनी, हाफ सी वी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये फॉर्मूला आपको याद रखे रहना है, जैसी जरूरत पड़ेगी हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। किसी को कोई डाउट इसमें? दूसरा तरीका देखिए इसका जल्दी से, दूसरा तरीका क्या है, हमें मान लीजिए ये कैपेसिटर है, ये क्या है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया हमारे पास, इनिशियली अनचार्ज है, दोनों के बीच का ये सेपरेशन कितना है, दोनों के बीच का सेपरेशन डी है, इसका कैपेसिटेंस सी है, इनिशियल कंडीशन है। इसको चार्ज कर दें, कितना चार्ज दे दें, क्यू चार्ज हमें देना है, तो बताना है कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। फाइनल मुझे ये काम करना है, इस कैपेसिटर को चार्ज दे देना है, तो ये चार्ज इधर कितने, ये प्लस क्यू आ जाएगा, इधर माइनस क्यू, ये चार्ज, फाइनल अरेंजमेंट ये बना देना है। तो इस प्रोसीजर में हमें बताना है कि कितनी एनर्जी इसके पास स्टोर्ड हो जाएगी, समझ में आ रहा है? ये कैपेसिटर है लेकिन ये अनचार्ज है, मुझे इसको क्यू चार्ज से चार्ज कर देना है फाइनली। फाइनल स्टेट इसका ये है कैपेसिटर का, ये इनिशियल स्टेट है, तो हमें बताना है इस समय इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। अब ये किया कैसे गया होगा, इधर देखिए, इस प्लेट पे, ये जो प्लेट हो गई हमारे पास, यहां से क्यू चार्ज तोड़, यहां से चार्ज तोड़ के इस पे ला के रखे थे यार, इससे चार्ज तोड़ के इस पे लाया जाए तो इस पे कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज, और इस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो मान लीजिए इस पे अभी चार्ज आ चुका है, अभी चार्ज कितना, अभी पूरा ये कैपिटल क्यू चार्ज नहीं आया, इधर कितना क्यू चार्ज, तो इधर कितना माइनस क्यू चार्ज, चार्ज इधर से इधर तोड़ के लेके आ रहे हैं। तो इस प्रोसीजर में हमें वर्क करना पड़ रहा है। आप क्लियरली देखिए, इस चार्ज को, छोटे छोटे चार्ज को, डी क्यू चार्ज को प्लेट वाई से प्लेट एक्स पे लेके आएंगे अगर हम लोग, तो हमें वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज इस पे चार्ज ला दिए हो तो इधर पॉजिटिव चार्ज, फर्दर अब पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से तोड़ के इधर लाओगे तो ये रिपेल करेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स को इस पे काम करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? तो अभी इस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव चार्ज आ गया है, तो इनके दोनों प्लेट्स के बीच में ना पोटेंशियल का डिफरेंस हो चुका है। मान लीजिए अभी जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस v डैश है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v डैश में लिख दे रहा हूं। तो अभी चूंकि इसका कैपेसिटेंस c है और इस प्लेट पे कितना चार्ज हो चुका है, ये इंटरमीडिएट स्टेट है, बीच वाला, और फाइनली मुझे चार्ज ला ला के इस स्टेट तक लेके आ जाना है। अभी जो इस पे चार्ज है,
इसका कैपेसिटेंस अगर हम लोग लिखें, कैपेसिटेंस सी, क्या लिखा जाएगा, चार्ज इस पे आ चुका है Q और अभी इसका पोटेंशियल हो चुका है V डैश। कोई दिक्कत? तो सी की वैल्यू क्या लिखेंगे, Q अपॉन V डैश। फाइनली इस पे चार्ज लाते जाएंगे, दोनों के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। चार्ज बढ़ाएंगे ये भी बढ़ेगा, लेकिन ये रेशियो चेंज नहीं होगा। इस प्रोसीजर में वर्क कितना करना पड़ेगा, छोटा सा चार्ज dq लेके आएंगे तो छोटा सा चार्ज dw, वर्क जो किया जाएगा एक्सटर्नल फोर्स का लिखे हैं, तो कितना वर्क डन होगा, यहां से चार्ज यहां लेके आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। चार्ज को यहां से यहां लेके आओगे, यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, तो जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और वो कितना हो जाएगा, dq इंटू v, और v क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। मैं वीडियो लिख दे रहा हूँ, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v डैश है। dq चार्ज पे लेके आएंगे तो इतना ही वर्क करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको, बिकॉज यही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। कितनी वैल्यू लिख देंगे, ये dq, व्हाट इज v डैश, v डैश को यहां से लिखना चाहोगे तो v डैश कितना, q बाई सी, अभी जो है ये है q बाई सी, रीअरेंज करके लिख देते हैं q बाई सी, और ये टर्म dq। हर बार हम लोग dq चार्ज को इधर से इधर लेके आएंगे और एक्सटर्नल फोर्स को पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, और वो जो पॉजिटिव वर्क करेगा वो इस कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगी, स्टोर्ड हो जाएगी। बस निकाल दीजिए, ये मिटा दे रहा हूं मैं। तो ये छोटा सा वर्क डन हो गया। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन, ये जितने छोटे छोटे वर्क डन है सबका सम, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन q बाई सी डी क्यू। हर बार देखिए चार्ज लेके आएंगे तो यहाँ पर q क्या है, वेरिएबल है, लिमिट इसकी चलेगी। इनिशियली चार्ज कितना था, 0, और फाइनली कितना लेके आ जाना है हमें, कैपिटल Q। बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1/c, इंटीग्रेशन से बाहर, ये इंटीग्रेशन q डी क्यू, 0 से कैपिटल T, कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा, q स्क्वायर बाई 2, तो 1/c इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2, कैपिटल ब्रैकेट लिखिए, लिमिट यहाँ पर रख दीजिए, ये स्मॉल q है, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये टर्म कितना हो गया, 1/c क्यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। फाइनली जो हमारे पास ये जो वर्क डन है, यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा सिस्टम में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और ये वैल्यू कितनी, ढंग से देखिए, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। और फाइनली जो दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा वो v हो जाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले देखेंगे, इसको चेंज करके लिखना चाहे तो किसमें लिख देंगे, हाफ cv स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो किसी कैपेसिटर को अगर हम लोग क्यू चार्ज से चार्ज कर देंगे तो उसके पास जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, क्यू स्क्वायर बाई 2c, और उसी को क्या लिख सकते हैं, हाफ cv स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, दोनों तरीके से, ये दूसरा मेथड था, जो आपको सही लगे उस मेथड से कर सकते हैं। नोट्स में मैंने दोनों मेथड मेंशन कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा, जो आपको आसान लगे उस तरीके से हम लोग चीजों को कर सकते हैं। अब अगला टर्म है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ऑल दो हम लोग यहाँ पर डिराइव कर रहे हैं, बाकी ये सब जगह के लिए वैलिड होगा, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पर एनर्जी एसोसिएटेड होगी उसके साथ, और जो एनर्जी डेंसिटी होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसको कैसे निकालेंगे वो देख। एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी पूरा लिखना चाहिए बेहतर, इसको स्मॉल यू से लिखते हैं। ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी, तो स्मॉल यू, ये जो टर्म हो जाएगा ये होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं, इधर देखिए, यहीं से निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर इसको क्यू चार्ज दिया गया है, क्यू चार्ज, इधर कौन सा चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, तो ये प्लस, इधर माइनस, इनके बीच का सेपरेशन अगर डी है, और प्लेट एरिया कितना है, प्लेट एरिया ए लिख रहा हूं मैं, तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन के बीच में, इन्हीं दोनों के बीच में ये क्या होगी, कन्फाइंड हो जाएगी। समझ में आ रहा, तो इसके पास जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कितनी है, अगर इसका कैपेसिटेंस सी है, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसके पास एनर्जी जो स्टोर्ड है वो कितनी है, हाफ cv स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना है, दोनों प्लेट के बीच का वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखे हैं तो वॉल्यूम होगा कितना, a इंटू डी, प्लेट एरिया a है और दोनों के बीच का सेपरेशन d। इसमें किसी को कोई डाउट, हाँ बस वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। हमें चीजों को बस कैलकुलेट कर देना है,
हमारा आंसर आ जाएगा। वैल्यू लिखिए, आंसर आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी, हाफ CV²। अगर दोनों प्लेट चार्ज हो गए हैं तो इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस अगर V है और कैपेसिटेंस C है, तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। और वॉल्यूम कितना, A/D। इसको रीअरेंज कीजिए, आंसर आ जाएगा। एक चीज और, इसके बीच में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के प्लेट के बीच का ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, ये प्लस माइनस, ये तो हो गया V। तो E की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो कैसे लिखा जा सकता है, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस डिवाइडेड बाई सेपरेशन। तो क्या V/D लिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यही होगा ना, Vx माइनस Vy डिवाइडेड बाई D। तो ये है V/D, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। इसको हम लोग को जरूरत पड़ेगी, यूज करेंगे हम लोग। हाफ C को क्या लिख सकते हैं, C को अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A/D। इसका कैपेसिटेंस है, इसके बीच में अगर मीडियम कौन सा भरा हुआ है, एयर, तो ये हो गया C की वैल्यू। ये कौन सा टर्म, V², ये V² डिवाइडेड बाई AD। अब क्लियरली देखिए, ए का टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो बचा क्या यहाँ से, हाफ, ये बच गया इधर एप्सिलॉन नॉट, A और A कैंसिल आउट हो गया, ये बचा V² और नीचे बच गया D²। व्हाट इज V/D, V/D इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट V/D का होल स्क्वायर, V²/D² है, तो ये टर्म कितना हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। तो ये हमारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ रहा, इसका यूनिट लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का जूल होता है जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब। समझ में आ रहा, हाँ। अच्छा, भले हम लोग इसको कैपेसिटर के लिए इस वाले यहाँ से, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया गया है। तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगल बगल एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ये सब जगह यूज हम लोग करेंगे, किसी को इसमें कोई दिक्कत। ये जितने डेरिवेशन बताए गए ना, ये सब आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स में बोर्ड में भी आते हैं डेरिवेशन वाले में। और ये फाइनल रिजल्ट तो याद रखना ही रखना है आपको, न्यूमेरिकल्स करने के लिए काफी जरूरी है। ठीक है, टाइम तो हो गया है। एक टॉपिक और है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ भी है। इधर देखिए, अगर ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये प्लेट है, एक को चार्ज दे रहे हैं हम Q या 2Q, और दूसरे को चार्ज दिया Q, अलग अलग चार्जेज दिए गए। तो हमें बताना, ये प्लेट है मान लीजिए A और ये प्लेट है B, हमें निकालना है VA माइनस VB, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, ये हमें निकालना है। मान लीजिए हमें ये दिया हुआ है कि दोनों प्लेट पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, D। नाम अलग लिख देता हूं मैं, ये X और ये Y, बिकॉज A वर्ड में एरिया के लिए यूज करूंगा। तो VX माइनस VY हमें मान लीजिए निकालना है, प्लेट X और प्लेट Y के बीच में। इसका प्लेट एरिया जो है, प्लेट एरिया कितना है, A है, और बीच में जो मीडियम है वो एयर, मैं अभी ले ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, एयर ले ले रहा हूँ। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा उसको क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D। तो हम लोगों को पता है इनके बीच का VA माइनस VB हमें लिखना है, VA माइनस VB। तो VA माइनस VB हम लोगों ने पढ़ा है कि कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, Q/V। तो V की वैल्यू Q/C। अब यहाँ प्रॉब्लम है कि Q कितना लिखें, इस पे 2Q और इस पे Q है, समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या लिखना चाहिए। इधर देखिए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया गया है पैरेलल प्लेट के, पैरेलल प्लेट्स के अरेंजमेंट में। दो पैरेलल प्लेट अर्थ नहीं है, एक दूसरे के सामने अगर रख दिए जाए, इस पे चार्ज Q, इस पे चार्ज Q, तो इनके आउटर सरफेसेस पे कितना चार्ज होगा, टोटल का आधा पढ़ाया जा चुका है ना। टोटल कितना, 3Q, 3Q/2, तो इधर कितना हो जाएगा 1.5Q, और इधर भी कितना चार्ज 1.5Q। इस पे टोटल चार्ज कितना था 2Q। इस प्लेट का कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है, तो चार्ज उतना ही रहेगा 2Q ही। इधर आ गया 1.5Q, तो इधर कितना हो जाएगा 0.5Q।
और इस पे क्यू चार्ज था, इधर आ गया 1.5 क्यू, तो इधर कितना हो जाएगा माइनस 0.5 क्यू। किसी को कोई दिक्कत? ये चार्जेज हमारे पास आ गए। अब इन पे अगर हमें वैल्यू लिखनी है, ये दिख रहा है ना, माइनस 0.5 क्यू है। अब अगर हमें Vx माइनस Vy लिखना है, Vx माइनस Vy निकालना है, तो हमें पहले तो फील्ड पता होना चाहिए। तो आप क्लियरली देखिए, इधर कैसा चार्ज आ गया, इधर चार्ज पॉजिटिव, इस पे भी चार्ज कैसा पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर चार्ज कैसा पॉजिटिव। चार्ज डेंसिटी की बात करोगे तो इधर वाले सरफेस का, इधर वाले का आउटर सरफेस, और इस वाले प्लेट का जो इधर वाला सरफेस आउटर सरफेस, दोनों की चार्ज डेंसिटी बराबर है 1.5 क्यूब अपॉन ए, इधर भी 1.5 क्यूब अपॉन ए। इन चार्जेज की वजह से जो बीच का पॉइंट है, यहाँ पर कहीं पे भी इंटरमीडिएट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये इनफाइनाइट सीट हो गया, इसकी वजह से फील्ड इधर, और इस वाले प्लेट की वजह से जो बाहर पे चार्ज है पॉजिटिव है, इसकी वजह से इधर, और दोनों की डेंसिटी बराबर है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल आउट। तो इधर फील्ड की वैल्यू इनकी वजह से नहीं होगी। अंदर में जो फील्ड की वैल्यू होगी वो इस वाले प्लेट के इधर जो चार्ज है ये, और इस प्लेट पे जो इनर सरफेस में जो चार्ज है, इनकी वजह से ही आने वाली है। और क्लियरली देखिए, ये इक्वल एंड अपोजिट ही होंगे। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकलेगी वो सब की सब इस चार्ज पे, इस प्लेट पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी। तो बीच में अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू, तो ई की वैल्यू, इधर चार्ज डेंसिटी अगर मैं बोल रहा हूँ सिग्मा, तो इधर कितना होगा, ये माइनस सिग्मा। इधर वाले का नहीं लिख रहा हूँ, इसका लिख दे रहा हूँ, ये मान लीजिए सिग्मा 1, और ये भी कितना होगा सिग्मा 1। इनको लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो मैं लिख दे रहा हूँ। बीच में फील्ड की वैल्यू की बात करें तो कितना लिखा जाएगा, इसकी वजह से किधर, इस वाले सीट की वजह से आउटवर्ड होगा, तो कितना लिखेंगे सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से भी किधर होगा आउटवर्ड, ऐसे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को मैं प्लस मान दे रहा हूं, तो कितना लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पे सिग्मा माना है मैंने। इस पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी, निगेटिव सीट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो यहाँ पर बात करेंगे इस इनफाइनाइट सीट जिसमें निगेटिव चार्ज है, इधर और इधर फील्ड लाइंस ऐसे आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में, प्लस डायरेक्शन में, तो प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से इंटरमीडिएट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड, तो वैल्यू कितनी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है ना? तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है बीच के पॉइंट में, दोनों प्लेट के बीच में, कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा, ये इंपॉर्टेंट, सिग्मा कितना, इस वाले प्लेट पे और इस वाले प्लेट पे भी देख सकते हैं, चार्ज 0.5 क्यू अपॉन ए, प्लेट एरिया हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ई की वैल्यू आ गई बीच में, और क्लियरली ये यूनिफॉर्म है। तो अगर मुझे Vx माइनस Vy लिखना है, Vx माइनस Vy लिखना है, तो ये वैल्यू क्या होगी, ई डॉट डी, एक्स से वाई इधर बढ़ेंगे, इधर ही बढ़ रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट भी इधर, दोनों के बीच का सेपरेशन डी है। ई की वैल्यू कितनी 0.5 क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये ई की वैल्यू हो गई, ये हो गया डी कॉस 0 डिग्री। इस डी को नीचे लेके चले आइए, डी को नीचे लेके आएंगे तो ये कितना हो गया 0.5 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और क्या ये कैपेसिटेंस है इसका। तो Vx माइनस Vy कितना आ गया, Vx माइनस Vy इक्वल टू 0.5 क्यू डिवाइडेड बाई सी। तो आप एक चीज देखिए क्लियरली, व्हाट इज Vx माइनस Vy, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें जो लिखना है क्यू बाई सी। इसमें देखिए क्या आया 0.5 क्यू, और 0.5 क्यू कौन सा चार्ज है, चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस, ये वैल्यू है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, इसको अब थोड़ा मॉडिफाई करके हमेशा के लिए याद रखेंगे, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमसे गलती ना हो। दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे पैरेलल प्लेट में, चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। समझ में आ रहा है? किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, जल्दी से मार्क करते हैं। तो फॉर्मूला हमेशा कैसे याद रखना है आपको, कैपेसिटर में इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें हमारे पास, दोनों प्लेट जो Q इक्वल टू सी इंटू वी है, इसमें जो ये Q चार्ज है हमेशा क्या याद रखना है, चार्ज ऑन
इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट। समझ में आ रहा है? और भी तो पता ही है, भी क्या है? दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है? जल्दी से एक दो क्वेश्चन करते हैं, खत्म करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये प्लेट X, ये प्लेट Y। इस पे चार्ज दे दिया गया 4Q, इस पे चार्ज दे दिया गया Q, और हमें बताना है Vx माइनस Vy, इसका कैपेसिटेंस C है, Vx माइनस Vy लिखना है, Vx माइनस Vy। तो Vx माइनस Vy क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट। तो चार्ज का रीअरेंजमेंट देख लीजिए क्या हो जाएगा। पैरेलल प्लेट्स हैं, कहीं पे अर्थ नहीं है, तो आउटर सरफेस से कितना चार्ज? टोटल का आधा, टोटल कितना? 5Q। इधर कितना हो जाएगा? 2.5Q, इधर 2.5Q। इस पे टोटल चार्ज कितना था? 4Q, इधर आ गया 2.5Q, इसका कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है, तो इधर कितना आ जाएगा? 1.5Q। इस पे टोटल चार्ज Q था, इधर आ गया 2.5Q, तो इधर कितना हो जाएगा? माइनस 1.5Q। इनर सरफेस पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे, और यही वाला जो हमारे पास जो इनर सरफेसेस पे चार्ज आ रहा है ना दोनों प्लेट के, यही कैपेसिटर वाला रोल प्ले करते हैं। बिकॉज इनके बीच वाली एनर्जी क्या है? ये वाली एनर्जी कन्फाइंड है, इसी को कैपेसिटर के फॉर्म में यूज होगा। यहाँ पर तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से लेके, मतलब ये एनर्जी बिखरी हुई है, इधर वाली भी एनर्जी ये बिखरी हुई है, ये कैपेसिटर में रोल प्ले नहीं कर रही, यही आ जाएगा। तो Vx माइनस Vy अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे इस केस में? चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट, यानी कि 1.5Q डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस। समझ में आ रहा? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे, जब भी हम लोग ये प्रोसीजर करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जब भी चार्ज करते हैं, चार्ज का जब भी फ्लो होगा ना, तो हीट जनरेट होती है। कैपेसिटर वाले टॉपिक में ना हीट लॉस वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, तो नेक्स्ट क्लास न्यूमेरिकल पर्पस से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिसमें हम लोग हीट लॉस और बाकी सारे फैक्टर्स जो होंगे कैपेसिटर से रिलेटेड वो पढ़ेंगे।